वेलकम एवरीवन, माय नेम इज रितेश दहिया। आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले अपने 2023 का मेंस का जो पेपर है 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट। तो अपना 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है उसको यहाँ पे फिर इसका पेपर वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर अगर देखोगे तो पेपर में एक या दो सवाल हैं जिनको आप डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, 6-7 सवाल हैं जिनको आप मीडियम कह सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारे सवाल ऐसे थे जिनको हम ईजी या मे बी स्लाइटली थोड़ा सा मीडियम वाले सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पेपर रिलेटिवली बहुत आसान था। लेट्स स्टार्ट। अपना जो पहला सवाल आया, क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 200 K टू 800 K। तो अपना आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर हमने 200 केल्विन से बढ़ा के 800 केल्विन कर दिया और अपने को दिया है कि इफ आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एट 200 K इज वी नॉट। 200 K पे आपकी आरएमएस स्पीड दे रखी है वी नॉट और हमें बताना है आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस एट 800 K क्या होगी। 800 K पे 800 केल्विन पे आपकी उसकी स्पीड क्या होगी ना। बहुत सिंपल सवाल है। इसको ऐसे देखना, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वेलोसिटी जो है उसको हम लिखते हैं 3RT/m और यहाँ पे क्योंकि गैस सेम है इसलिए मास का कोई रोल नहीं है और यहाँ पे आपका R कांस्टेंट हम यूनिवर्सल मानते ही हैं। तो इसको हम लिखेंगे V जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया आपका √T के। तो आपका V2 डिवाइडेड बाय V1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू √T हो गया आपका 800 डिवाइड बाय 200 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी √4/1 यानी कि आपका 2:1 आ जाएगा। विच मीन्स आपका V2 जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस V0, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो विच मीन्स ऑप्शन 2 जो है दैट शुड बी द राइट आंसर। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। ऐसे दिस हाउ यू कैन सॉल्व, ठीक है। इसका प्रॉपर अगर सॉल्यूशन देखें तो रिटर्न सॉल्यूशन दिस और वी कैन से कि ये आपकी VRMS है और आपने इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू 2V0 आ गई, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, देखते हैं अब अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका AR टाइप है, असर्शन एंड रीजन का। पहला वो कहता है आपका असर्शन है, क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन जो है वो हमें कह रहा है कि द फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव चेंज इफ दे ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया हैविंग सेम थिकनेस बट डिफरेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग हो, डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रीजन स्टेटमेंट जो है वो कहता है द वेवलेंथ ऑफ वेव्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक आपका असर्शन है, एक आपका रीजन है। दोनों के बेस पे हमें चार स्टेटमेंट है। पहला कहता है बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A इज नॉट करेक्ट, R इज करेक्ट, या फिर A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, या फिर आपका बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब यहाँ पे देखो हमें कह रहा है कि इसको ऐसे समझना कि आपका ये सिनेरियो है, ये आपका वाले, इसको ऐसे देखो। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका एक मीडियम है और ये आपका दूसरा मीडियम है। आपकी लाइट जो है वो लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे इस मीडियम में ऐसे गई है, इस मीडियम में ऐसे गई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ना यहाँ पे अपनी लाइट जो है ये अपने को बात पता है कि उसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको आप लिखते हैं f लैम्डा और वो किसी भी मीडियम में आपके C/n के बराबर होती है, यानी कि आपकी लैम्डा जो है वो आपके n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ना इफ दैट इज द केस कि आपकी लैम्डा n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हाट दैट मीन्स इज कि इन दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 या n1 n2 है तो दोनों की यहाँ पे लैम्डा अलग अलग होगी, ठीक है। और उसी को हम ऑप्टिकल पाथ उसकी कहानी से भी करते हैं। तो आपकी यहाँ जो फेज डिफरेंस आएगा जब वो ट्रैवल करेंगे, अगर दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते तो दोनों का फेज डिफरेंस आपका सेम होता। डेल्टा x जो है जिसको हम कहते हैं आपका पाथ डिफरेंस और उसके बेस पे जो हम डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा x रहते हैं वो फेज डिफरेंस आपका सेम होता है बिकॉज दोनों का पार्ट ट्रेवल सेम होता है, ठीक है। पर इस केस में क्योंकि लैम्डा अलग अलग होगा दोनों केसेस में, तो उस केस में आपका डेल्टा फाई की वैल्यू दोनों के फेज डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस लिखते हैं डेल्टा फाई जो आएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 2π/λ, उसकी वैल्यू अलग आएगी। सो विच मीन्स आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आपका जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, विच मीन्स आपका ऑप्शन 1 जो था दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 3 वोल्ट, ठीक है। आपका
मिनिमम एम्पलीट्यूड आपका 3 वोल्ट दिया हुआ है, वाइल द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 60%, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन वेव इज, और हमारे 4 ऑप्शन है 10, 12, 15 या फिर 5 वोल्ट। ना बहुत सिंपल सवाल है। कम्युनिकेशन सिस्टम से आपके 3-4 ही वैरायटी के अलग अलग सवाल आते हैं, उन्हीं में से आपको बार बार उन्हीं 3-4 वैरायटी से कोई एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। आसान सवाल है, क्लास में इसको हम डिस्कस करते ही हैं, इस तरह के सवाल हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो अपने को यहाँ पे मॉड्यूलेक्स आपका जो ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो दे रखा है कितना है, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव बताना है। ठीक है, अब इसको ऐसे देखना है, जो अपने को मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है 60%, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 0.6, और इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब है कि आपको दे रखा है AM डिवाइडेड बाय AC विच इज 0.6 डिवाइडेड बाय 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो अपना जो रेशो आ गया यहाँ पे, उसको हमने लिखा AM डिवाइडेड बाय AC, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.6 डिवाइडेड बाय 1, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। नाउ अब यहाँ पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आते हैं उसको इस्तेमाल करके इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होते हैं क्लास 8th में हमने पढ़े थे, एक बार उसको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई इफ आपका गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए दोनों साइड पे +1 कर दूं, तो इसको आप लिख सकते हैं A+B डिवाइडेड बाय B विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका C+D डिवाइडेड बाय D। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें मैंने -1 कर दिया होता तो आप इसको लिख सकते हैं A-B डिवाइडेड बाय B वुड बी इक्वल टू C-D डिवाइड बाय D, और इसको पहली इक्वेशन इसको दूसरी इक्वेशन बोल के अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि A+B डिवाइड बाय A-B इज इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाय C-D एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे अपने को ये दिया हुआ है A+B, और इसको मान लो A कह दूं, इसे B कह दूं, और हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है। इसका रेशो जो है वो अपने को 0.6 दिया हुआ है ना। अगर हम ये वाला कंपोनेंट और डिविडेंडो का ये वाला कंपोनेंट यूज करें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर दोनों को ऐड किया, तो यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड हुआ, 0.6 + 1 0.6 - 1, ये वैल्यू आ गई 1.6 डिवाइड बाय 0.4, और ये आपकी वैल्यू आ गई AM + C, और ये आपका अपने को यहाँ पे AM - C अपने को जो वैल्यू है वो दी हुई है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। तो बहुत आसान सवाल है, अगर कोई इसमें ज़रूरत पड़ी तो क्लास 8th के कंपोनेंडो डिविडेंडो की वो भी फटाफट सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो दैट मीन्स 12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। क्वेश्चन कहता है रेशियो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट द सेम टेम्परेचर इज। तो आपकी गैस जो दे रखी है वो हाइड्रोजन गैस है, दूसरी आपकी ऑक्सीजन गैस है, दोनों का आपको स्पीड ऑफ साउंड एक सेम टेम्परेचर पे बताना है ना। बहुत सिंपल सवाल है, अगेन साउंड वेव्स का आपके साउंड वेव्स का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको ऐसे देखना, आपको रेशो बताना है, दो गैस हैं, दोनों नोटिस करना है यहाँ पे आपकी डायटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों का गामा बराबर होगा। और अगर हम यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसको हम लिखते हैं गामा RT/m, क्योंकि दोनों डायटॉमिक गैस हैं, दोनों का यहाँ पे गामा बराबर होगा। R आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है, T आपका दोनों का सेम दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एट द सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका सेम है। तो उस केस में आपकी सिर्फ जो कहानी रह गई वो स्पीड जो रह गई, इसको आप लिखेंगे V आपका H2 डिवाइडेड बाय VO2, दैट विल बी इक्वल टू मास के अंडर रूट के इन्वर्स रेशो में ही आ जाएगा। सो आपको जैसे ऑक्सीजन का मास लिखें तो उसको हम 32 लिखेंगे, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 16/4, यानी कि आपका रेशो आ गया 4:1। नाउ दोनों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके डायटॉमिक गैस है, गामा दोनों का सेम होगा, T आपको सेम दे ही रखा है, तो बहुत ही सिंपल सा आपका 4:1 का रेशो आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन 4 जो है दैट वुड बी आवर फाइनल राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ डाइपोल कंप्राइजेज ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड Q एंड अपोजिट इन नेचर। तो आपका डाइपोल है, एज वी नो डाइपोल आपका बना हुआ है जिसके चार्जेस हैं आपके Q और -Q। द मास m, यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी पे ध्यान देना, मास m ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज हाफ दैट ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपका अगर डाइपोल में ऐसा बनाऊंगा इसका, तो डाइपोल है आपका ये मान लो आपका +Q चार्ज है, या आपका -Q चार्ज है। अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि +Q चार्ज है, उसका मास है आपका m,
और ये मास जो है हाफ है माइनस क्यू चार्ज का, यानी कि इसका मास हो गया आपका 2m। ठीक है, ये आपको सिनेरियो दे रखा है। The two charges are separated by distance L. If the dipole is placed in a uniform electric field E, आपने इसको क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इन सच अ वे दैट डायपोल एक्सिस मेक्स अ वेरी स्मॉल एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E। सवाल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द डायपोल व्हेन रिलीज, वो क्या होगी, वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। बहुत सिंपल वो है, इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ, सवाल में हम करेंगे क्या। इसको ऐसे देखना, सिनेरियो अपने को ये दे रखा है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा मीडियम या स्लाइटली डिफिकल्ट कह दूंगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो डिफिकल्ट, बट अदरवाइज ये मीडियम लेवल का सवाल हो गया। ठीक है, ये आपका थीटा आपका एंगल है, डायपोल आपने ऐसे रखा है। डायपोल अपने को पता है कि आपका एरो डायपोल का जो बनता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू, फिजिक्स में ये आपका डायपोल मोमेंट ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास आपका चार्ज इसका प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, इसका मास m है, इसका मास आपका 2m है, और इसकी डायपोल की लेंथ L है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसमें नोटिस करना, क्योंकि आपके जो डायपोल हैं उन दोनों के चार्जेस का मास अलग अलग है, तो इस बार डायपोल आपका सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। नाउ ये बात अपने को पता है, अब इसको नोटिस करना यहाँ का, क्योंकि ये आपका अलग। अब इसका जो टाइम पीरियड लिखेंगे आप, तो टाइम पीरियड जो आएगा, या फिर आप ओमेगा पूछा है हमसे, तो ओमेगा है, उसको आप लिखेंगे PE डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नाउ अब इस चीज़ में ध्यान रखना, क्योंकि आपका यहाँ पे मास जो है वो दोनों बराबर नहीं है, तो ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। इट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा आपके लिए, ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, इट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे अपना पहला काम ये होगा कि हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना होगा। दूसरा काम ये होगा आपका कि सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये बात अपने को पता है कि एक हैवी मास है, एक लाइट मास है, तो सेंटर ऑफ मास आपका अबाउट यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। सेकंड जो हैवियर मास है, सेकंड मास उसके क्लोजर होगा, तो ये आपका इसके अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, ये इसके अबाउट कह लीजिए ऑसिलेट करेगा यहाँ पे ऐसे। तो वो सेंटर ऑफ मास पहले निकालना होगा, वो सेंटर ऑफ मास आएगा, उसके अबाउट सेंटर मास के अबाउट एक्सिस जो है आपका, जो कि ऐसे पास होगा, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसको फिर हम यहाँ पे PE डिवाइड बाय आई में रख देंगे, तो आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इस केस में P जो है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, P आपका QL आएगा, बिकॉज लेंथ अपने को L दे रखी है, चार्ज आपके Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E दे रखी है, E या E नॉट E दी हुई है, E डिवाइडेड बाय आपको बस यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। नाउ इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो हम काम करेंगे उसको देखें। ये हम कहेंगे कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा। वो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आपका जो चार्ज आपके ये 2m, ये आपका माइनस क्यू, और 2m चार्ज है, ये आपका q और आपका m चार्ज है, तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो इसको आपको डिवाइड करेगा। यहाँ पे बात अपने को पता है, सेंटर ऑफ मास डिवाइड इन द इनवर्स मास रेशो। इनवर्स रेशो, मास रेशो का मतलब है कि टोटल लेंथ आपकी L है, यहाँ पे आपका 2m मास है, ये आपका m मास है, तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ आएगी वो होगी L/3, यहाँ पे होगी आपकी 2L/3, आपके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है डिवाइड लेंथ इन द इनवर्स रेशियो मास है, देयर सेंटर ऑफ मास विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम 2m एंड 2/3 L फ्रॉम m। उसके बाद जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक गलती जो यहाँ पे स्टूडेंट्स और करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये डायपोल की हम बात कर रहे हैं, देयर आर टाइम वो उसको एक रॉड कंसिडर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। नहीं, ये रॉड नहीं है, ये आपकी इनविजिबल लाइन है, जिसके अबाउट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और डायपोल जो नेचर है उस वजह से वो दोनों वहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसके अगर देखोगे तो दोनों मास आपके इंडिपेंडेंट मास है। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे यहाँ से mr² और यहाँ से mr²। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका, दोनों का फिर ऐड हो जाएगा सेम एक्सिस के अबाउट 2m मल्टीप्लाइड बाय L/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे m भी आएगा, m मल्टीप्लाइड बाय 2L/3 का स्क्वायर। ना उसके बेसिस पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2mL²/3। ना इसको अगर आप यूज करोगे, ओमेगा जो है, ऑलराइट, ये तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये ओमेगा टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसको आपने लिखना है I = 2mL²/3, P यहाँ पे ये है, तो अब जो फॉर्मूला था जिसमें हम ओमेगा को यूज़ कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे ओमेगा विल बी इक्वल टू √PE/I। इसमें अगर वैल्यू रख देंगे तो P हो गया आपका QLE डिवाइडेड बाई ये, और आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ बिकॉज यहाँ पे जो आपका सवाल है, आपकी इसकी ओमेगा की वैल्यू आएगी 3QE डिवाइड बाई 2mL,
और अगर आप 4 ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये जो सवाल है आपका चारों ऑप्शन में ये नहीं है, इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ ये आपका बोनस सवाल जाएगा। इसका 4 गिवन ऑप्शन में राइट आंसर कोई भी नहीं था, सो यू शुड गेट अ बोनस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको बोनस मिलेगा इस सवाल में। अदरवाइज अगर दिया होता तो हमें राइट आंसर निकालना भी आना चाहिए, वो करना हमने यहाँ पे सीख लिया कि अगर इसको क्लास में काफ़ी डिटेल में इसको कवर करते हैं कि अगर आपका दोनों मासेस अलग अलग है तो सेंटर मास निकालो, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसके बाद आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर श्योर डेफिनेटली ये वाला सवाल आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपका एयर टाइप का सवाल है। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। नाउ हर बार ये असर्शन रीजन के जो सवाल आते हैं वो सवाल करने से पहले मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं अपने हर स्टूडेंट को सलाह देता हूँ पढ़ना सवाल में क्या लिखा है, ठीक है। बहुत बार लोग कहते हैं अरे AR का सवाल आया, वो AR पढ़ते हैं, उसका ऑप्शन पढ़ना लिखा क्या है वहाँ पे, बिकॉज देयर आर टाइम्स इंस्ट्रक्शंस आपके डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट कई बार आते हैं A करेक्ट है, R करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कई बार आपके ये आते हैं कि 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से बताना है, सिर्फ करेक्ट और रॉन्ग वो बताना है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना उसके बाद ही मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। असर्शन ये कहता है कि भाई व्हेन यू स्क्वीज वन एंड ऑफ द ट्यूब टू गेट टूथपेस्ट आउट फ्रॉम द अदर एंड, पास्कल्स प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व। तो पास्कल का प्रिंसिपल वहाँ पे ऑब्जर्व होता है। आपका रीजन जो है वो ये कहता है कि चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर, ठीक है। सिनेरियो बड़ा सिंपल है। हर मॉर्निंग वी गो थ्रू दिस रूटीन कि जब हम अपना ब्रश करते हैं तो अपने टूथपेस्ट को पीछे से दबाते हैं और वहाँ पे आपका टूथपेस्ट थोड़ी देर बाद बाहर आता है, ठीक है। वो जब आपने पीछे से दबाया है टूथपेस्ट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पास्कल का लॉ जो है वो लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपका आइडियल लिक्विड है या लिक्विड ऐसा है जो आपका कंप्रेस नहीं होता है, तो उसको अगर आप प्रेशर एक तरफ से लगाओगे तो वो प्रेशर आपका इक्वली पूरे उसमें कंटेनर में प्लस पूरा लिक्विड में एंड इवेंचुअली कंटेनर की वॉल्स पे वो प्रेशर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि आपका टूथपेस्ट है उसको हम ये मान सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको हम ये मान सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि टूथपेस्ट को जब आप एक तरफ से दबाते हैं जो प्रेशर लगाते हैं वो आपका कंप्रेस नहीं होता है। स्पॉन्ज होगा तो बात क्लियर ट्रू नहीं है। एक जगह पे आप बैठे हो पूरे सोफे पे, वो जो स्पंज लगा हुआ है जिस जगह पे बैठे हो वहाँ पे वो दबता है, बाकी सोफे पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर टूथपेस्ट के केस में क्या है, क्योंकि वो आपका कंप्रेस नहीं हो रहा है तो हम उसको काइंड ऑफ या मान सकते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। वो आपका प्रेशर जो है हर जगह वॉल पे और आपके जो नोजल है जहाँ से बाहर आ रही है वहाँ पे आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है वो A भी करेक्ट है और आपका R भी करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे हमने किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि एज पर पास्कल्स लॉ व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू आइडियल लिक्विड इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर लिक्विड एंड सिंस ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर the toothpaste does not get compressed and we can safely consider it as incompressible liquid। इसको आप मान सकते हैं तो इसको आप ये मान सकते हैं वो आपका incompressible liquid है। Therefore दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद वेरिएबल वोल्टेज सोर्स V, अ टेस्ट रजिस्टर R जिसकी वैल्यू आपकी 10 ओम है, 2 आइडेंटिकल गैल्वानोमीटर G1 एंड G2 एंड 2 एडिशनल रजिस्टर R1 और R2। तो नोटिस करना है यहाँ पे R1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये आपका मेगा ओम है, और आपका R2 है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 0.001 ओम है, ठीक है। फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज। नाउ अब यहाँ पे इस सवाल में जो आपकी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब भी आप ओम्स लॉ वेरीफाई करते हैं या अपने सर्किट में एमीटर या वोल्टमीटर लगाते हैं तो हमेशा एमीटर को हमने सीरीज़ में लगाना है, पहली चीज़ तो ये है।
और उसी के साथ साथ वोल्ट मीटर आपने जो लगाना है वो वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगना चाहिए, बिकॉज ये एमीटर और वोल्ट मीटर जो है दे आर अनवांटेड डिवाइसेस, उनकी ज़रूरत सर्किट में नहीं है। आप मेजर करने के लिए ज़बरदस्ती उनको बीच में लगा रहे हैं। जैसे आप लगाएंगे, अगर वो आपके डिवाइसेस जिस अरेंजमेंट में हम कह रहे हैं ऐसे नहीं लगाएं, वो सर्किट को और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप नाप रहे हैं उसको इफेक्ट कर देंगे, और उसकी वजह से आपकी जो ऑलरेडी रीडिंग जो आ रही थी वो इफेक्ट हो जाएगी और वो सेम रीडिंग नहीं आएगी जो आप एनीवे रीड करना चाहते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है कि एमीटर, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एमीटर जो भी बनेगा उसको हमने सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर जो बनेगा उसको हमने पैरेलल में लगाना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एमीटर या वोल्ट मीटर बनाने में, तो उसमें हमेशा गैल्वानोमीटर को जो आप एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो शंट जो होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप लगा रहे हैं गैल्वानोमीटर के, वो हमेशा पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर जब बनाते हैं तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल सीरीज में आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये आपका एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाला सिनेरियो है। ठीक है ना, उसी चीज़ को हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट वी शुड कनेक्ट एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। Also when we use galvanometer to create ammeter, shunt should be एक तो बहुत small होना चाहिए and it should be आपका in parallel, और वोल्ट मीटर क्रिएट करते हुए आपका शंट का रेजिस्टेंस जो है वो लार्ज होना चाहिए और ये आपका सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए गैल्वानोमीटर के साथ। ये सारे क्राइटेरिया देखते हैं अब किस वाले उसमें यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं। तो आपका जो सर्किट है इसके अक्रॉस, जैसे मान लीजिए सारे क्राइटेरिया जो है सर्किट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ आपका ऑप्शन 2 है उसमें ये सारे क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाइड हैं। ये आपका आरटी जो है उसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल नापना है तो ये तो रहा आपका आरटी, उसके अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगाना है और जो शंट है वो शंट आपका ज़्यादा होना चाहिए और गैल्वानोमीटर के साथ में लगा होना चाहिए, तो ये आपका वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर क्रिएट कर दिया, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया। यहाँ पे क्या किया हमने, सीरीज में हमें करंट नापना था तो इसके सीरीज में हमने गैल्वानोमीटर लगाया, उसके आपके पैरेलल में आपने बहुत छोटा सा जो आपका R2 रेजिस्टेंस है जो इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, शंट वो है, वो उसके पैरेलल में लगाया। ये करने के बाद ये आपका एक एमीटर बन गया है। तो ये आपका प्रॉपर सर्किट हो गया है। इसके बेसिस पे आप ओम्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी बैटरी है और ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो V आएगा और इसमें जो रीडिंग आएगी V इक्वल टू IR, यहाँ पे आपकी रीडिंग सेटिस्फाई कर देगा। तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लॉ वेरीफाई हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई, बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर सवाल था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, देखते हैं वो अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री। आपकी एक बॉडी है 60 से 40 डिग्री, वो 7 मिनट्स में कूल हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आपको दिया हुआ 10 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स क्या होगा ये बताना है। नाउ आपके न्यूटन के जो आपका लॉ है उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एग्जैक्ट लॉ या फिर आपका न्यूटन का एवरेज लॉ ऑफ कूलिंग। इस सवाल में आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, मैंने दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कभी कभी यहाँ पे आंसर आपके डिफरेंट आते हैं, बट इस तरह के सिनेरियो में वो डिफरेंट नहीं आएगा बिकॉज आपका टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपके 4 ऑप्शन है 30, 34, 32 या फिर 28। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। अगेन सिंपल एज इन करना पड़ेगा वो वाला सवाल है। तो मेथड 1 इसको हमने एग्जैक्ट लॉ से मैंने यहाँ सॉल्व किया है। तो आपका एग्जैक्ट लॉ है वो कहता है T माइनस TS विल बी इक्वल टू T0 माइनस TS e टू द पावर माइनस KT। ये आपका एग्जैक्ट लॉ है। इसमें जब केस 1 है उसकी वैल्यू रख देंगे जहाँ पे अपने को टेम्परेचर जो है वो 40 से 60 जा रहा है। तो केस 1 जो है उसमें हम कह रहे हैं कि पहले 60 डिग्री था, वो आपका 40 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा है और इसको टाइम लगा है आपका 7 मिनट्स, गिवन आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेकेंड वाले केस में हमें कह रहा है कि भाई आपका 40 डिग्री से हम चालू कर रहे हैं, आपको किस टेम्परेचर पे जाएगा वो बताना है अगले 7 मिनट में। ठीक है, और ये आपको 40 से एग्जैक्ट, ये क्लास नोट्स का सवाल है, क्लास में एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ मैंने सवाल करवा रखा है, एग्जैक्ट सेम डेटा। ठीक है, और 7 मिनट ही पूछा था और 40 से 60 ही जा रहा था। ठीक है, हर साल ये सवाल करते हैं। तो ये आपका 60 से 40 दो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, सिंपल सवाल है उसके ऊपर, बाकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं है।
और आप इसमें लिखेंगे वो आपका टेम्परेचर जो है उसको फाइनल जो हुआ है माइनस आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, यहाँ जो आपका इनिशियल था -10, उसके बेस पे आप कह सकते हैं 30 = 50 e⁻⁻7 के, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। केस 2 है, उसमें आप 40 से अननोन टी टेम्परेचर पे जा रहे हैं और आपको 7 मिनट के टाइम में बताना है टेम्परेचर कितना होगा। केस 2 में इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आ गई आपकी t-10 विल बी इक्वल टू 40 - 10 e⁻⁻7 के, या फिर आप कह सकते हैं कि t-10 विल बी इक्वल टू 30 e⁻⁻7 के। दोनों इक्वेशन को पकड़ के अगर आप डिवाइड कर देंगे तो t-10 डिवाइड बाय 30 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो आपकी t की वैल्यू 28 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। ये आपका एग्जैक्ट लॉस है और हार्डली आपको 1 मिनट लगना चाहिए करने में। अगर इसी को हम एवरेज लॉ ऑफ कूलिंग से भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका एवरेज लॉ है, मैंने आपके नोट्स के लिए यहाँ पे एक बार फिर लिख दिया है। ये आपका एवरेज लॉ है, दोनों को इस्तेमाल करेंगे और ये केस 1 है, केस 2 है, अगेन दो इक्वेशन बनेंगी दोनों। ऑलराइट, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड दिस बाय 2, तो ये आपका t = 28 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका 60 मिनट के बाद टेम्परेचर होगा। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे एंटी ने नंबर दे दिए बच्चों को कि बच्चों अगर पढ़ के आए हो तो चलो 4 नंबर तो लेके जाओ, ये ऐसा सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस और आपकी म्यू नॉट आपकी परमेबिलिटी है फ्री स्पेस, और ये 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं ना। बहुत ही सिंपल सवाल है, डायरेक्ट थ्योरी पे सवाल है। ये बात अपने को पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं उसको हम लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन E², और जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखते हैं उसको हम लिखते हैं 1/2 B²/μ0, ये आपकी वैल्यू होती है। सो विच मीन्स आपका ऑप्शन 1 जो है ये डायरेक्ट आपको देख के कुछ सेकंड में ही आराम से एक बार ठंड रख के ध्यान देके कि बाकी ऑप्शन में कुछ और खुराफात तो नहीं किए, बट इस सवाल में कुछ भी नहीं था, तो ये आपको ऑप्शन 1 यहाँ मार्क करना था। दैट इज माय फाइनल आंसर इन थ्योरी। बाय थ्योरी इसको हम ऐसे वो करते हैं, थ्योरी में इसको डिस्कस हम करते हैं, डिराइव भी करते हैं, पर यहाँ पे आपको आंसर मार्क कर देना था। ठीक है, बाय थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। सो दैट विल बी आवर फाइनल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 न्यूटन। आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी का वेट है 100 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट when taken to a height from the sun from the surface of earth equal to 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जैसे हम क्लास में बात करते हैं ग्रेविटेशन जी डैश की जो वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पे आप लिखते हैं जी डैश को आप लिखोगे G1 प्लस आपका h/r का स्क्वायर, या फिर आप जी डैश को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं G1 - 2h/r का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 - r या 1 - 2h/r। यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी है बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन h जो है आपका वो 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, वो आपका कंपेरेबल है उसके रेडियस ऑफ अर्थ के। तो हम यहाँ पे ये असली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नकली वाला ये या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हालांकि इस सवाल में मैंने इसको बिना इस फॉर्मूले के ही इस्तेमाल किया, बट जस्ट वांटेड टू रिवाइज कि इसमें फॉर्मूला आप असली वाला यूज करेंगे बिकॉज आपका एच जो है वो उसके कंपेरेबल है। ठीक है, सो व्हाट दैट मीन्स इज हम ये न्यूटन का जो फॉर्मूला है उसको अगर हम इस्तेमाल करें, जिसको हम लिखते हैं F = G m1m2/r²। सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको इस m की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अपनी वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, तो आपका फोर्स जो है वेट जो है दैट विल बी फोर्स अप्लाइड, उसकी वैल्यू 100 दी हुई है, विल बी इक्वल टू Gme डिवाइड बाय m/r²। नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ r इज इक्वल टू re प्लस r/4, यानी कि 5/4 re। इस डिस्टेंस पे जब हम बात करें वैल्यू यहाँ पे अगर इंसर्ट कर देंगे इस फॉर्मूले में तो वैल्यू हो जाएगी Gm/a, और इसमें से अगर हम re कॉमन ले लें तो ये आपका Gm/re, ये तो वैल्यू आ गई फॉर्मूला, और ये आपका 5/4 बचा, इसका मुझे स्क्वायर करना है। उसके बाद क्योंकि 5/4 डिनोमिनेटर में ऊपर करोगे तो ये आपका 16/25 बन जाएगा। तो 16/25 ये, और इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी गिवन है पहली इक्वेशन से, इसकी वैल्यू आपकी 100 है। यहाँ पे ये वैल्यू फिट इन कर देंगे तो आपका 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, 64 दैट वुड बी माय फाइनल राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ऑलराइट, चलो अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 150 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसको हमें दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू 36 साइन 120 पाई टी। ठीक है, इतने वोल्ट का आपको अल्टरनेटिंग करंट सोर्स दिया हुआ है। सवाल है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे ना। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, इसको ऐसे देखना, अगर यहाँ पे अगर हम सर्किट बनाएं, ठीक है, सो ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका सोर्स लगा हुआ है E। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे लगा हुआ है। E की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपको वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे E नॉट की वैल्यू जो है वो अपनी 36 है, और ओमेगा की वैल्यू 120 पाई है। ठीक है, और C की वैल्यू 150 माइक्रो है। अब यहाँ पे जो आपका इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका करंट जो फ्लो जो आपको यहाँ बताना है कि उसमें मैक्सिमम करंट की क्या वैल्यू होगी ना। इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा उसको आप चार्ज को लिख सकते हैं, अपने को बात पता है, Q इज इक्वल टू हम C भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ इसी को अगर हम यहाँ पे करंट लिखना चाहें तो करंट हो जाएगा आपका dQ बाई dt, और उसकी वैल्यू हो जाएगी dQ बाई dt। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आपका आ जाएगा C एप्सिलॉन नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ करंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो तो ये रहा आपका करंट का मैक्सिमम वैल्यू के लिए, इसको कैलकुलेट करके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने को सवाल में जो गिवन है, सवाल में आपको गिवन है जो आपका C है उसकी वैल्यू 150 है, E नॉट जो उसकी वैल्यू आपकी 36 है, ओमेगा की वैल्यू आपकी 120 पाई है। तो ये आपका C आ गया, ये E नॉट आ गया, ओमेगा आ गया। इनको जो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे 2.03 आपकी इसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं 2.03 के हिसाब से आपका ऑप्शन 4 जो है 2 एम्पेयर, दैट इज द क्लोजेस्ट वन। सो 2 एम्पेयर वुड बी माई राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल, बड़े आराम से प्यार से आपको एनटीए ने नंबर दे दिए यहाँ पे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल अपना कहता है कि a 2 meter long scale with least count of 0.2 centimeter is used to measure location of object on an optical bench. While measuring the focal length of the convex lens, the object pin and the convex आपका convex lens का जो पिन है they are placed at 80 सेंटीमीटर मार्क। उसको हमने यहाँ पे ऐसे रखा, मैं भी आपको इसका अरेंजमेंट बनाता हूँ कैसा हो रहा है। एंड 1 मीटर मार्क, ठीक है, 80 सेंटीमीटर 1 मीटर पे आपके दो ये रखे हुए हैं रेस्पेक्टिवली। Image of the object pin to the other side of the lens coincides with the image pin that is kept at 180 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, हमें बताना है परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द फोकल लेंथ क्या होगी ना। ये थोड़ा सा सवाल को मैं मीडियम से डिफिकल्ट वाले उसमें करूंगा, बिकॉज सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा सा एक तो पहले पता होना चाहिए क्या हो रहा है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं पता है वो गड़बड़ हो जाती है, दूसरा इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, सो इसका सिनेरियो ये है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, काम करते हैं, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है कि ये आपका एक लेंस ऐसे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इमेज यहाँ पे ऐसे बन रही है, ये आपका सिनेरियो है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो स्केल है जो यहाँ पे मेजर करना जिसको चालू कर रहे हैं, वो आपका पहला जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका दिया हुआ है आपको, उसका मार्क है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और ये जो मार्क है आपका ये दिया है 100 सेंटीमीटर पे। उन्होंने दिया यहाँ पे 1 मीटर था, बट एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पे ये आपकी वैल्यू यहाँ पे जो आपका लोकेशन है किसकी, लेंस की लोकेशन है। और आपकी जो इमेज बनी है वी की जो वैल्यू आई है वो आपकी इस ऑप्टिकल बेंच पे इसकी वैल्यू आई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 180 सेंटीमीटर पे ये वैल्यू आई है। नाउ बेस्ड ऑन दिस, यहाँ पे जो इसके बेसिस पे हम डेटा यूज कर सकते हैं उसको हम यहाँ कह सकते हैं, ध्यान देना जो थोड़ी सी आपको जरूरत थी इसको अंडरस्टैंड करने की, ये आपकी वैल्यू होगी u, ये आपका u है, और ये आपकी जहाँ इमेज बनी है इससे लेंस से दूर उसकी वैल्यू ये हो जाएगी आपकी v। ठीक है, तो आपका u जो है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, u की वैल्यू होगी 100 माइनस 80, सो दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी u की वैल्यू हो गई। और v जो आएगा, v क्योंकि आपका 180 पे रखा हुआ है और यहाँ पे आपका ये लेंस जो रखा है तो आ जाएगा 180 माइनस 100, सो दिस विल बी इक्वल टू आपकी 80 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे आपकी v की वैल्यू है ना। फोकल लेंथ अपने को नहीं दी है, फोकल लेंथ अपने को निकालनी होगी।
फोकल लेंथ अगर इसको इस्तेमाल करके हम निकालें तो एफ जो है उसको हम डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइड बाय यू प्लस वी। एक्चुअली तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम ये यूज़ कर रहे हैं 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, उसका चीट शीट फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही डालते हैं, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80, यानी कि आपके नीचे तो वैल्यू 100 हो जाएगी, उससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। ना ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एरर एनालिसिस करना है, उसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ तक अपने को यू, वी और एफ की वैल्यू पता चल गई। अब इसके ऊपर एरर एनालिसिस करते हैं। नाउ अब इसको ऐसे देखना, ये आपका u आ गया, ये आपका v आ गया, इसको यूज करके हमने फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल ली। नाउ यहाँ पे हम कह रहे हैं एरर एनालिसिस अगर मुझे यहाँ पे करना है तो हम यूज कर सकते हैं 1 बाय एफ इजिकल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा एफ, ये आ जाएगा आपका डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा वी, और ये आपकी डिफरेंशिएट करके डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वायर, यानी कि और विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी स्क्वायर डेल्टा यू बाय यू स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे इसको यूज करने के लिए डेल्टा वी और डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी होगी ना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर आपको ये चीज़ करनी नहीं आती, आपने ऐसे सवाल पहले नहीं सॉल्व किए हुए, तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन इसको ध्यान देना। अब मुझे अगर यहाँ पे u की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हमने क्या कहा था कि जब हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने कहा आपका कि u इज इक्वल टू 80 माइनस 100 माइनस 80, आपकी लोकेशन जो थी जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, जो आपका लेंस रखा है, उनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। तो u की वैल्यू तो बिंदास आपकी 20 आ गई। हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आपका डेल्टा u क्या होगा, आपकी एरर कितनी पॉसिबल है, कि भाई इतनी पॉसिबल एरर यहाँ पे हो सकती है ना। अब इसको ऐसे देखना, अगर मुझे डेल्टा u और डेल्टा v कैलकुलेट करना है तो हमने किया आपका, क्योंकि लीस्ट काउंट यहाँ पे अपने को 0.2 दे रखा था, ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका 0.2 आना चाहिए, ठीक है। तो आपका लीस्ट काउंट क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ था वो 0.2 है, तो 100 प्लस माइनस 0.2 माइनस 80 प्लस माइनस 0.2, यानी कि आपका ये वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस माइनस 0.4। तो आपकी जो u में पॉसिबल वैल्यू है, डेल्टा u जिसको कहेंगे, जहां मैक्सिमम पॉसिबल आपका u में, उसकी वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर देखेंगे तो डेल्टा u जो आया वो 0.4 सेंटीमीटर आया, डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी वो भी यहाँ पे आपकी 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिकॉज आपने उसी स्केल को 2 बार इस्तेमाल किया है कैलकुलेट करने में। तो आपकी लीस्ट काउंट्स की जो वैल्यू थी यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर ट्वाइस हो जाएगी उस लीस्ट काउंट के, ठीक है। अब यहाँ पे इस्तेमाल करें जो अपना फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आया था, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे एफ स्क्वायर था, एफ को मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। इसमें आप डेटा रख देंगे तो डेल्टा एफ बाई एफ जो है उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। एफ की वैल्यू 16 है, ये आपका 0.4 आया, वी की वैल्यू आपकी 80 है, 0.4 ये 20 आ गया। और ये ध्यान रखना यहाँ पे सारा डेटा जो है वो सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो हमें कन्वर्जन करने की बिंदास कोई ज़रूरत नहीं, आराम से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सारा डेटा सेंटीमीटर में। और एनीवे डेल्टा एफ बाई जो आएगा वो आपका एनीवे डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होने वाली रेशो है, तो सारा डेटा आप सेंटीमीटर में यूज़ करें, आपका रिजल्ट वही आएगा जो चाहिए अपने को। यहाँ पे डेल्टा एफ बाई एफ है, उसको जब भी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा एफ बाई एफ इसको परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 1000 से प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ये आपका हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली सॉल्व करके फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1.7। ये आपकी परसेंटेज एरर पॉसिबल है इसके डेल्टा एफ के कैलकुलेशन में, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैं डिफ़िकल्ट सवाल कहूँगा, बिकॉज आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। पहले तो आपको इस सवाल में चाहिए कि आपको ऑप्टिकल बेंच के फॉर्मूले या उसका जो अरेंजमेंट होता है वो चाहिए, उसके बाद आपको एरर एनालिसिस चाहिए, उसके बाद आपको डेल्टा यू और डेल्टा यू की और डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो लीस्ट काउंट के डबल आएगी, बिकॉज हम 2 बार कैलकुलेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट भी चाहिए था, और प्लस कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना करें, इसकी भी रिक्वायरमेंट थी। इसलिए सवाल को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कहूँगा, बट नॉनदलेस है ना, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये आपका डायग्राम है इसका। Alright, next question. Question कहता है figure shows a part of electric circuit. The potential at point A, B and C are 30, 12 और आपका 2 वोल्ट।
रेस्पेक्टिवली द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें बताना है कि इस 20 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट यहाँ पे जा रहा होगा ना। सिंपल सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है और सिंपल सवाल है, मुश्किल कतई नहीं है। इसको ऐसे देखना कि यहाँ पे अपने को दे रखा है कि ये आपका यहाँ पोटेंशियल आपका ए लेवल है, यहाँ पे बी है और ये सी है, और अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है ये 30 वोल्ट है, बी जो दिया है वो 12 वोल्ट है और ये आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, इस सवाल सॉल्व करने के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम है यहाँ पे आप इसके लिए, अच्छा इसके लिए कुछ लोग यहाँ से KCL और KVL भी मतलब अलग अलग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। मैं इसको सिंपल सा कहूँगा, यहाँ पे अगर आप जंक्शन लॉ लगा लेंगे और इसको कह देते हैं कि मान लो इसका लेवल आपका x है, ठीक है, और उसके बाद आप करंट देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जंक्शन लॉ से जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं नेट करंट इस जंक्शन से जितना करंट बाहर जा रहा है उस सबका सम 0 होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 उन सबका सम 0 कर देंगे और उसको इस्तेमाल करके आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। अब इसको ऐसे देखो कि वो जो आपका सर्किट था उसको मैंने कह दिया, ये जो आपका सर्किट बना हुआ था उसको मैंने कह दिया ये पॉइंट आपका x है, ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि x माइनस 30, ये आपका लेवल 30 था, ये वाला मेरा ख्याल है 12 था, ये आपका 2 था। तो x माइनस 30 डिवाइड बाई ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप लिखेंगे x माइनस 30 डिवाइड बाई 10, ये तो करंट हो गया जो यहाँ गया, x माइनस 12 यहाँ पे जो करंट गया I2, इसी की वैल्यू हमें फाइनली बतानी है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे फिर इस I2 की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड बाय 20, और यहाँ पे आ गया x माइनस 2, यहाँ पे लेवल आपका x है, यहाँ पे आपका c लेवल 2 है, डिवाइडेड बाय 30 विल बी इक्वल टू 0। तो नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो 60 आएगा, बाहर कर लिया, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें जो करंट जाएगा I2 की जो वैल्यू हमें बतानी है वो इसको इस्तेमाल करेंगे हम, x माइनस 12 डिवाइड बाय 20, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 माइनस 12 यानी कि 8 बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 0.4, दैट वुड बी आवर राइट आंसर, विच मीन्स ऑप्शन 3 जो है दैट विल बी फाइनल आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इजी सवाल था, प्रैक्टिस से कर रखिए तो बड़े प्यार से आराम से होता है, आधा मिनट लगेगा इसको। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन कहता है कि भाई स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। अज्यूमिंग, यहाँ पे नोटिस करना अपने को क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग बोथ क्वांटाइजेशन मोमेंटम एंड द सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू, और हमारे ऑप्शन है n, n स्क्वायर, 1/n या फिर आपका √n, ये आपके सिनेरियोज दे रखे हैं। ना इसको ऐसे देखना कि यहाँ पे अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, उस पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू वो पोटेंशियल एनर्जी को जो आप डिफरेंशिएट करेंगे वो आपका फोर्स आ जाएगा, और उस फोर्स को आप जो आपका, क्योंकि यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट दे रखा है तो आप उसको mv²/r के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वन पार्ट, उससे भी आपकी सवाल की वैल्यू आ जाएगी। आधे मिनट का सवाल है, ज़्यादा लंबा है नहीं। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि अपने को यहाँ पे बोर का मॉडल दे रखा है कि बोर का मोमेंटम यहाँ पे फॉलो करेगा, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है और हमने को बताना है कि भाई r एज अ फंक्शन ऑफ n क्या आएगा। ठीक है, r की प्रोपोर्शनैलिटी n के टर्म में बतानी है। बोर का पोस्टुलेट अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि भाई आपका एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के प्रोपोर्शनल होता है। उसी की वैल्यू अगर यहाँ पे v को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें ओमेगा से, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी r ओमेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी r ओमेगा स्क्वायर nh/2π, और हमें यहाँ पे mvr, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका mr² ओमेगा nh/2π। नाउ इस केस में देखोगे तो आपकी r की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो आपके √n के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, विच वाज सेइंग कि r इज प्रोपोर्शनल टू √n, दैट वुड बी माय फाइनल राइट आंसर। तो r आपका √n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल AR टाइप का सवाल है। अगेन सवाल के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कहता है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिफ्यूजन अगर आपका फॉरवर्ड बायस है
तो डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में ग्रेटर होता है आपके ड्रिफ्ट करंट से मैग्नीट्यूड में फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी ऑलराइट, पहले दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। रीजन कहता है डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड। नाउ स्टेटमेंट सही नहीं है। फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नाउ इसका जो अपने को स्टेटमेंट जो है ए आपकी करेक्ट है, वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, और आर आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये आपकी थ्योरी में हमने इसको कवर कर रखा है कि आपका जो पीएन जंक्शन है उस केस में जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपका डिफ्यूजन करंट जो है वो आपका ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होगा, और आपकी उसकी जो डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन एन साइड से पी साइड होगी। ना ये बात सही नहीं है, आपकी इसकी करंट की डायरेक्शन पी साइड से एन साइड होती है। सो डायरेक्ट आपका थ्योरी से सिर्फ ये पूछा गया कि बेटा क्या पढ़ के आए हो, सिर्फ इतना ही बता दो, सिंपल से सवाल का जवाब दे दो, ठीक है। तो 4 नंबर बहुत ही ईजी। सो ऑप्शन 4 जो है ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 स्टेटमेंट अपने को दे रखी है, हमें यहाँ पे बताना है। इसमें नोटिस करना, अब सवाल पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला कहता है लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ ये पहली ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि अपना प्लैनेट के अराउंड जो अपना केपलर का लॉ है वो कहता है, पहला लॉ केपलर का कहता है कि आपका सन है, सारे प्लैनेट जो है उसके अराउंड जब घूमते हैं वो दे टेक अ इलिप्टिकल पाथ, और उस इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, जो आपका इलिप्टिकल पाथ है उस इलिप्टिकल पाथ में यहाँ पे और यहाँ पे जो आपकी स्पीड आती है, और हर वक्त जो स्पीड आती है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर आपका इलिप्टिकल पाथ है उसमें हर जगह आपकी स्पीड अलग अलग होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन आपके यहाँ पे स्पीड की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बाकी भी एक बार पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, ट्रू है। तो इनकरेक्ट की वजह से आंसर नहीं होगा आपका। When a body falls toward earth, displacement of earth toward the body is negligible, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर आपने अपने पेन को या कॉपी किताब को या किसी और सामान को गिराया तो टेक्निकली तो हम ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अर्थ का क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा है उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो बाय थ्योरी आपकी बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, पहले वाली आपकी इनकरेक्ट है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, यही कि भाई आपका राइट चॉइस है वो 1 है, बाकी स्टेटमेंट बाय थ्योरी आपकी ट्रू है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है A child of mass 5 kg is going round a merry-go-round that makes one rotation in 3.14 second. नोटिस करना 3.14 का मतलब हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं पाई सेकेंड्स। द रेडियस ऑफ द merry-go-round is 2 मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताना है क्या होगा ना, बहुत ही सिंपल सवाल है, सर्कुलर मोशन का आधे मिनट में होने वाला, इतना सिंपल सवाल दे दिया आपको, ठीक है। ऑप्शन है 40, 100, 80 या फिर 50 न्यूटन। ना सिंपल सी बात है। डेटा अगर देखोगे तो हम यहाँ कह सकते हैं मास आपको दे रखा है 5 kg और रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, और आपका टाइम जो दिया हुआ है वो एक रेवोल्यूशन का, वो टाइम दिया है आपको 3.14, यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं पाई सेकेंड्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वाला जो होगा यहाँ पे, जिसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू एक जब वो चक्कर काटेगा एक रेवोल्यूशन लेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई। उसके बेस पे आप लिख सकते हैं ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई, यानी कि 2 पाई बाय पाई, यानी कि ओमेगा आपकी आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको आप लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें डेटा रख देंगे, आपको एम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ओमेगा हमने निकाल लिया, तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं इसका आपका आंसर 40 न्यूटन आ जाएगा, विच मीन्स आपको ऑप्शन 1 जो है 40 न्यूटन, दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई, बहुत ही सिंपल सवाल था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ पाई मीटर पर सेकेंड। तो आपका एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड दी हुई है कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। कंसिडर इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है क्या होगा,
ठीक है। तो आपका अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला वो कर देता हूँ, कई बार स्टूडेंट वो चीज़ भूल जाते हैं। डायरेक्ट उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपकी सी वैल्यू आने वाली है। वो फॉर्मूला कैसे आया एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है और लेट अस से इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे गया है और यहाँ पे आपका थीटा एंगल उसने ट्रेवर्स किया, ये आपका सर्कुलर पाथ ऐसे ट्रेवर्स किया है। तो ये तो हो गया आपका सर्कुलर पाथ। नाउ अब इस केस में बात करेंगे तो सर्कुलर आप बात करोगे भाई कितना उसने आर्क लेंथ ट्रेवल की है, उसकी वैल्यू आर थीटा लिख देंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, नाउ ये जो व्हाइट लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। आर्क से लेंथ में थीटा अगर ज़्यादा है तो दोनों फर्क आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपका थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये वाला भी एंगल आपका थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये आपका रेडियस आर, ये आपका रेडियस आर है। नाउ इस सर्कल को अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, सर्कल की आर्क जो है उसकी तो वैल्यू आपकी अलग आ रही हुई, बस हम यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस परपेंडिकुलर की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से बात अपने को पता होगी क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आर है, एंगल आपका यहाँ पे थीटा बाय 2 है, तो इस वाली की साइड की जो ये वाली परपेंडिकुलर साइड है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। सिमिलरली इस वाली साइड को भी आप लिख देंगे आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। और टोटल आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है, उसको आप लिख दोगे डी विल बी इक्वल टू 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब इस डायरेक्ट रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये एंगल आपका जरूरी नहीं है एक्यूट एंगल हो या आपका ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। जैसे इस केस में ये एंगल आपका 120 डिग्री है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका अब यहाँ से यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उस केस में आप थीटा की वैल्यू 120 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बेस पे अगर हम सोल्यूशन देखें इसका, तो अपने को स्पीड v दे रखी है आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका 120 या फिर 2π/3 हुआ है, तो इसके बेस पे थीटा की वैल्यू अगर आप थीटा इक्वल टू ओमेगा टी यूज कर रहे हैं तो टाइम टेकन आपका 2r/3 वैल्यू आ गई। नाउ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अब जो भी फॉर्मूला आपने फटाफट डिराइव किया था उसकी बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप 120 रख रहे हैं तो इसकी डी की जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू आ गई 2r साइन 60, 120/2 60 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका r√3 लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 3/2√3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5√3। आई थिंक ये इसका राइट आंसर था, 1.5√3, ये मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 एंड 5.1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दो आपके मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम और गोल्ड, दोनों का वर्क फंक्शन अपने को दिया हुआ है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड एंड एल्यूमिनियम क्या वैल्यू होगी, 1 to 1.24 या फिर आपका 1.5। ना बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आधे मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसमें आपको सवाल को, ठीक है। अब इसको ऐसे देखना, अगर हमें ये दिया है, मैं आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा करूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई आपका काइनेटिक एनर्जी जिसको आप EVS लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसके आप लिख सकते हैं HF माइनस फाई नॉट। और अगर हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल VS विल बी इक्वल टू H/E F माइनस फाई नॉट बाई E, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसको अगर जब आप देखोगे एज अ फंक्शन, आप VS और F के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो नोटिस करना यहाँ पे आपका स्लोप कांस्टेंट है। इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो आ गया y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू mx माइनस c का फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। तो ये जो आपका स्लोप है m, ये आपकी यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है। इसका मतलब है जितने भी आपके इसके ग्राफ बनेंगे, आपने कभी भी इसके ग्राफ देखे होंगे, उन सब का स्लोप हमेशा फिक्स्ड होता है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस F की बात करेंगे तो उसका स्लोप आएगा आपका H, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस F की बात करेंगे तो हमेशा स्लोप आएगा आपका H/E, यानी कि आपके स्लोप की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी चाहे मटेरियल कोई भी हो। तो यानी कि इनका कोई भी दो मटेरियल का जो स्लोप का रेशियो जब कंपेयर करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 1:1, सो दैट विल बी आवर फाइनल राइट आंसर, ठीक है। सो आपका सोल्यूशन
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे लिखते हैं, तो आपका स्लोप जो आएगा h बाई ई, तो स्लोप की वैल्यू आपकी 1:1 होगी, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रीच वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत ही आसान सवाल है, काइनेमेटिक्स का इससे ज़्यादा आसान सवाल एग्जिस्ट ही शायद नहीं करता होगा। ठीक है, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, और हमें यह दिया हुआ है कि भाई आपकी इनिशियल स्पीड 10 है u, और फाइनल स्पीड हो गई 60, और आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा में भी और यूनिट में भी परेशान नहीं कर रहे थे, टाइम की वैल्यू बतानी है। तो टाइम की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, डेटा रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 60 माइनस 10/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25 यानी कि 25 सेकेंड, दैट वुड बी अ फाइनल राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सिंपल सा सवाल हो गया। अगेन यहाँ पे एंटी ने 4 नंबर कह दिए कि बेटा बस पढ़ के आए हो तो चलो ले लो 4 नंबर। ठीक है, सो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट, अगेन सॉल्यूशन, तो 25 सेकेंड वुड बी माय राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है सिंपल पेंडुलम विद लेंथ 100 सेंटीमीटर, बॉब ऑफ मास 250 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, और उसका एम्पलीट्यूड अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फाउंड टू बी x/40 न्यूटन। आपका इंटीजर टाइप सवाल है, x/40 न्यूटन आपकी टेंशन आई, उस केस में हमें बताना है वैल्यू ऑफ x क्या होगी। ना थोड़ा सा लंबा सवाल है, आई विल कीप इट मीडियम, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा इसको, मीडियम सवाल है। यहाँ पे देखना, इसको हम ये कह रहे हैं कि पेंडुलम को अगर आप समझेंगे तो हमने कहा कि भाई मान लीजिए ये आपका पेंडुलम है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो आपकी जो टेंशन है वो आपकी जो टेंशन जो सेंटर आपका वो है, जो आपका मीन पोजीशन, जब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगी, और उस टेंशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल। नाउ mg तो सिंपल सा काम है, m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, mv स्क्वायर बाय एल निकालने के लिए मैं थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट रास्ता लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मास अपने को दे रखा है, यहाँ पे 250 ग्राम दिया था, मैंने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, लेंथ 1 मीटर है, जी की वैल्यू आप यहाँ 9.8 लेंगे। ये आपका स्नैरियो है, साथ के साथ हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 1/10 मीटर, 10 सेंटीमीटर दिया था, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ एसएचएम को ध्यान रखना है कि जब भी आप एसएचएम करते हैं तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं उसको आप लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे उसको आप लिखते हैं हाफ एम एसएचएम के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये एनर्जी आपकी मीन पोजीशन पे होगी। इसको जो आप इस्तेमाल का, और यहाँ पे आपका जो ओमेगा है, सिंपल पेंडुलम के केस में ओमेगा को हम √g/l करते हैं। इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर की आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि mg स्क्वायर बाय एल, या आपकी इसकी एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये सब हमने क्यों किया, सो दैट इस केस में हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकें, तो ये आपकी एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ना इसको जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है आ जाएगी mg, ये 2 प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये आ जाएगा आपका mg प्लस mg स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका l था उसमें इस l की वजह से नीचे l स्क्वायर हो गया। एनीवे l की वैल्यू अपने को यहाँ पे 1 दे रखी है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, इन दोनों में से आप mg कॉमन ले ले तो ये बचा नहीं, l की वैल्यू 1 नहीं है, सॉरी, हाँ l की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू जो है वो 1/10 है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी 1/10 है, तो ये हो गया mg 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू रखी आपने 1/4, g की वैल्यू रखी है, और ये आपका बन गया 101/100। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन के बाद आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 98.98 डिवाइड बाय 40। नियरेस्ट इंटीजर में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x विल बी इक्वल टू आपके 99। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन इसका जो ऑप्शन क्या, इसका अगर आपको इंटीजर मार्क करेंगे तो 99 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई, मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी जितने आसान सवाल आ रहे थे उसके हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है मीडियम लेवल लगे आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट 128 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आपका हाइड्रोजन एटम है, उसको अगर आपने इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में सेपरेट करना हो तो आपको 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। और हमें बताना है सो द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में है उसकी वैल्यू अपने को यहाँ दे रखी है 9/x इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें बताना है x की इंटीजर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से मीडियम सवाल रख दूंगा इसको मैं। ठीक है, ये बात अपने को पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि E जो है उसकी वैल्यू आप लिखते हैं ke/2r, और इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे R को ले जाएं तो आप ले सकते हैं R की वैल्यू जो आ जाएगी R E² / 2E, आपकी इसकी R की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अपने को यहाँ पे E की वैल्यू 12.8 दे रखी है, और 12.8 नोटिस करना है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप E से मल्टीप्लाई करेंगे। जानबूझ के मैं यहाँ पे E से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फाइनल कैलकुलेशन में करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा सलाह देता हूँ अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E की कहानी हो रही है तो E को साथ लेके चलो, बाद में उसको बार बार मल्टीप्लाई करने की बजाय बाद में एक साथ उसका हिसाब किताब कर लेंगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो हो गई 12.8 E आपकी इसकी एनर्जी हो गई। ठीक है, R को अगर यहाँ वैल्यू रख दोगे तो आपकी वैल्यू आ गई आपकी, एक मिनट, ये आपका ना R नहीं K होना चाहिए ये, तो आपका ये आ गया K 9 × 10⁹ E² डिवाइडेड बाई 2 × 12.8। तो ये E और ये E आपका यहाँ पे नोटिस करना कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको E को सिर्फ एक ही बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी कहानी करोगे, और हमें जो फॉर्मेट दिया हुआ था वो अपने को जो फॉर्मेट दिया है वो दिया है 9/x इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नाउ अब इस केस में ये मेरी फाइनल वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ रही है ये। अब इस केस में हमें 9 को संभाल के रखना है, 1.6 को नीचे ले आओ। ठीक है, बिकॉज हमें x जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, अभी इस सवाल के लिए काम हमें करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 2 × 12.8 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है, दिस शुड बी 16। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, सो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर, x = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बीम ऑफ लाइट, है ना, क्वेश्चन कहता है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 wavelengths 7000 and 5500 एंगस्ट्रॉम is used to obtain interference pattern in YDSC experiment. The distance between the slit is आपको दिया हुआ है 2.5 mm and distance between place of slit and the screen is 150 centimeter। ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे आपको छोटा d जो है उसकी वैल्यू तो दी है आपको 2.5 mm, और बड़ा d जो है उसकी वैल्यू दी है आपको 150 सेंटीमीटर। ठीक है, the least distance of the central fringe where the bright fringe due to both wavelength coincides is n into 10⁻⁵ मीटर। ये n की वैल्यू बतानी है। नाउ तो इस सवाल में करना क्या है कि आपका ये YDSC सेटअप है, एक यहाँ पे λ1 और λ2 दो वेवलेंथ आ रही हैं, और यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा, तो बात अपने को पता है कि दोनों की वजह से ब्राइट बनेगा। लेकिन अगर वहाँ देखोगे तो इसका मैक्सिमा यहाँ पे मान लो y1 पे आया है, और इसका मैक्सिमा यहाँ पे उसी लोकेशन पे उसका y2 पे आया है, और दोनों कोइंसाइड जहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट अस से पहले वाले का आपका n1 मैक्सिमा है, दूसरे वाले का n2 मैक्सिमा। इसको ऐसे समझना, हो सकता है इसका 5वां मैक्सिमा उसके 6ठे मैक्सिमा से कोइंसाइड करे, वो आपके लैम्डा पे डिपेंड करेगा। बिकॉज यहाँ पे जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, उसको आप लिखते हैं λd/d। ठीक है, और क्योंकि लैम्डा यहाँ पे अलग अलग है तो आपके बीटा यहाँ पे जो कि फ्रिंज विड्थ होती है, जो मैक्सिमा की लोकेशन है, वो आपकी अलग अलग वो आएगी। ठीक है, नाउ इस नॉलेज को इस्तेमाल करके अगर हमें सवाल सॉल्व करें, हम ये कहेंगे लेट n1 मैक्सिमा ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम कोइंसाइड्स विद n2 मैक्सिमा ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका 7000 वाले का n1 मैक्सिमा दूसरे वाले के n2 5000 के n2th मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं n1 β1 = n2 β2, और यहाँ पे आपका n1 β1 मतलब इसकी लोकेशन आ जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि अपने को पता है बीटा जो है उसको आप लिखते हैं λd/d। अब क्योंकि यहाँ पे d और छोटा d और बड़ा d जो आपका डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिफरेंस है, वो दोनों क्योंकि सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं n1/n2 विल बी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल λ2/λ1, और इसको जब हम कैंसिल कुंसल करेंगे तो इसकी वैल्यू 11/14 आ गई।
इसका मतलब ये है कि आपके 7000, इसका मतलब ये आपका 7000 एंगस्ट्रॉम का 11th मैक्सिमा 5500 5500 का जो वेवलेंथ है उसके 14th मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ तक अगर सवाल होता तो दिस वुड हैव बीन आंसर, बट हमें यहाँ बताना है लीस्ट डिस्टेंस पे पहली बार कोइंसाइड कब करेंगे। उसके लिए आप लिखोगे आपकी लोकेशन जो है, हम कह रहे थे n1 बीटा 1, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेटा आपने क्या रखना है। n1 जो उसकी वैल्यू है आपकी 11, आपका लैम्डा हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम, और ये आपका कैपिटल डी, और ये आपका ये दिया हुआ था। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 462 आराम से सॉल्व हो जाता है, इसकी 462 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो 462 इंटू 10⁻⁵ ये मेरी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स विद रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न आपको 10 और 200 दिए हुए रेस्पेक्टिवली, आर प्लेस कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइडिंग। हमें बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस वो क्या होएगा, और हमें कहा है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे 10 यूज़ कर सकते हैं। नाउ सिंपल सवाल है, अगर आपको EMI और आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस से दोस्ती है तो बहुत सिंपल सवाल है। इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इसको ऐसे देखें कि अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई एक में आपका अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में भी आपका म्यूचुअली इंडक्टेंस की वजह से EMF और करंट वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे जो आपका सिनेरियो दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपका ये लूप है और ये आपका दूसरा लूप है। नंबर ऑफ टर्न्स है आपके n, कैपिटल N और छोटा n यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। और इस केस में अपने को ये दिया हुआ है क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 1000 सेंटीमीटर, दूसरे की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। नोटिस करना यहाँ पे आपका जो अंदर वाले का रेडियस है कॉइल का, वो बी जो है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बाहर वाला। नाउ इस केस में जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में हम एक प्राइमरी कॉइल मानते हैं और एक सेकेंडरी कॉइल मानते हैं। तो इस वाले सिनेरियो में लार्जर कॉइल को अब हम प्राइमरी मान लेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो उसको हम लिखते हैं फ्लक्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी। तो आपका काम क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सवालों में कि एक सर्किट या एक लूप को आप प्राइमरी मान लें, उसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स निकालो, सेकेंडरी में जितना भी फ्लक्स आएगा प्राइमरी के करंट से उसको डिवाइड कर दें, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स अपने को पता है कि फ्लक्स जो है उसको आप लिखते हैं बी डॉट ए। तो इस बाहर वाले लूप की वजह से अगर अंदर वाले लूप में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, बी निकालेंगे फिर उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे उस एरिया से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उससे अगर वो निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि रेडियस बहुत छोटा है, तो इसका आप वैल्यू लिख सकते हैं बी की वो वैल्यू आएगी जो आपके सर्कल के सेंटर पे आती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके कैपिटल N थे तो उससे हमने यहाँ बी को मल्टीप्लाई कर दिया। फ्लक्स होएगा बी डॉट ए, और ए वहाँ पे लिखोगे वो एरिया जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो आपका पाई बी स्क्वायर, ये उसका एरिया हुआ छोटे वाले गोले का मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि आपके n नंबर ऑफ टर्न्स है ना। इस सबको इकट्ठा करेंगे तो आपका फ्लक्स आ जाएगा, और इसके बाद जब हम इसको IP से डिवाइड करेंगे प्राइमरी करंट से, तो ये वाला जो है आपका IP इसकी सुपारी हो जाएगी, ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। बस अपने को यहाँ पे डेटा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी इंटू 10⁻⁷, एन आपका एक 200 और एक 10 दे रखा है, यहाँ से आपका पाई आ गया, बी जो है उसकी वैल्यू लिखी, नीचे आपने 2a की वैल्यू लिखी, और अपने को ये भी दिया हुआ है कि जो पाई स्क्वायर है यहाँ पे आपका ये पाई और ये पाई मिला के एक पाई स्क्वायर आएगा, उसको हम यहाँ जूम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 10 होगी। ये सब करने के बाद आपकी वैल्यू फाइनल 4 आ जाएगा। तो इंटीजर टाइप 4 would be my right answer for this particular problem. ठीक है, so that's the question, that's about it. Now let's move on to the next question. Now अगला सवाल ये कहता है कि as shown in the figure, the two parallel plate capacitor having equal plate area of 200 centimeter square are joined in such a way that A is not equal to B. The equivalent capacitance of the combination X वो दिया हुआ है X एप्सिलॉन F, ये आपका फैरेड है ये, तो X एप्सिलॉन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा,
और वैल्यू ऑफ एक्स अपने को बतानी है। नाउ इस सवाल को देखना, शुरू में सवाल को देख के थोड़ा सा आई मीन एज ए टीचर मुझे भी लगा था भाई इस सवाल में हो क्या रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू ऐसा क्यों दे रखा है, बट जैसे इसको सॉल्व करना चालू किया रियलाइज अब तो कुछ भी नहीं है। सुने, डेटा अपने को ये दे रखा है कि ये आपकी दो प्लेटें हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका ए है, ये जो आपकी प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस आपका बी है, इनके बीच का दोनों प्लेट्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वहां पे डिस्टेंस आपको 1 mm दे रखा है और टोटल आपकी फर्स्ट प्लेट से फोर्थ प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपका 5 mm है। ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है और साथ के साथ ये भी कह रखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, कोई रेशो नहीं दिया, कोई प्रोपोर्शनलिटी कुछ नहीं दिया आपको। ठीक है, तो उससे घबराने का नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ना इसको वैसे देखना कि आपका जो अरेंजमेंट था, मैं यहाँ एक बार फिर बनाता हूँ आपके नोट्स के लिए, कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, टोटल यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच का आपका 1 सेंटीमीटर है, या सॉरी मिलीमीटर है, ये आपका डिस्टेंस आपने को यहाँ दे रखा है। ठीक है, मिलीमीटर था, सेंटीमीटर में था, मिलीमीटर में। ठीक है, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर मैं इसका डिस्टेंस देखोगे कैपेसिटर प्लेट का, तो ये डिस्टेंस आपका आ गया ए, मान लो मैं कहता हूँ ये बी है, बी को अगर हम ए के टर्म में लिखने लगे तो टोटल 5 है, ये ए है, ये 1 है, तो क्या आप बी को टोटल लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू टोटल आपका 5 माइनस ए, ये आपका माइनस ए माइनस आपका 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि बी की जो वैल्यू आपकी 4 माइनस ए आ गई मिलीमीटर में। बी आपका इतना, दोनों के बीच का इतना डिस्टेंस होगा, दो प्लेट के बीच में इतना सेपरेशन होगा। ठीक है, नाउ इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो बी आपका आ गया 4 माइनस ए इन मिलीमीटर। नाउ अपने को बात पता है कि कैपेसिटर जो उसका कैपेसिटेंस हम लिखते हैं सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी, और ए यहाँ पे आपका एरिया होता है, डी आपका डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में। अब अगर ये आपका फॉर्मूला है जिसको अभी हम यूज करने वाले हैं, अगर आपका यहाँ पे सीरीज अरेंजमेंट है तो सीरीज अरेंजमेंट में 1 बाय सी इक्वलेंट जो उसको हम लिखते हैं 1 बाय सी इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी, यानी कि 1 बाय C1 प्लस 1 बाय 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों कैपेसिटेंस का डेटा अगर हम रखें तो 1 बाय सी इक्वलेंट विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए, ये आपका पहला कैपेसिटर हो गया, दूसरे वाले को लिखोगे 4 माइनस ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए। तो जब इसको आप ऐड करेंगे नोटिस करना आपका ए कैंसल हो जाएगा, यानी कि आपका 1 बाय सी इक्वलेंट जो है वो आ गया 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो सी इक्वलेंट आ गया एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय 4 mm। ये ध्यान रखना जो 4 है उसको हमने mm में रखना है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इन mm रख के इसलिए बुझा है, कई बार लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं और आंसर गलत आएगा, पर ये ध्यान रखना 4 आपका mm में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपने को गिवन है एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ए आपका 4 mm है, जब उसकी यहाँ वैल्यू को करोगे तो आपका जो सी इक्वलेंट है कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू आ जाती है 5 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, यानी कि आपका x जो है वो आपकी x की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो दैट विल बी माय फाइनल आंसर, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 आ जाएगी सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कहता है अ प्रोटॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मूव्स इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड आपको बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है पाई बाय 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये आपको बी की वैल्यू दी हुई है। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें बताना है पिच ऑफ हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन, उसकी वैल्यू क्या होगी, और अपने को ये भी दे दिया कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन ये ले लो, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये ले लो ना। बहुत सिंपल सवाल है, आपने इसको एमईसी में पढ़ा हुआ होगा। तो इसको ऐसे देखना कि अगर आपका मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका एक v वेलोसिटी से ऐसे एंटर करता है, ये आपकी v वेलोसिटी है जिसका एंगल थीटा है। तो नाउ इस केस में ये जो पार्टिकल है इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, ये आएगा आपका v साइन थीटा और यहाँ पे कंपोनेंट आएगा v कॉस थीटा। ना उसकी वजह से ये पार्टिकल आपका अगर इधर से देखेंगे तो सर्कुलर मोशन करता है, यहाँ से देखेंगे तो इसका जो पाथ होएगा वो पाथ आपका हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, हेलिकल पाथ आएगा, तो इसको गोल गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार आपका v साइन थीटा है और आगे भगाने के लिए जिम्मेदार आपका v कॉस थीटा है। ये जो चीज होती है इसको आप बोलते हैं पिच। ठीक है, और जो पिच है इसकी वैल्यू आएगी वेलोसिटी का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका टाइम पीरियड आता है यहाँ पे, तो पिच आएगा सीधा v कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे पिच निकाल ली है। ठीक है, यहाँ तक ये थोड़ी थी, अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इसको यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अपने को बी ए दे रखी है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो यहाँ पे जो पिच आ जाएगी वो आपकी v कॉस थीटा आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट आपको v नहीं दिया, अगर सवाल में देखोगे
तो सवाल में यहाँ पे आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इतने से मूव कर रहा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है v, उसकी वजह से आपकी जो स्पीड v आएगी v विल बी इक्वल टू, इसको करोगे 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m, ये आपकी v की वैल्यू होगी। और पिच जो है वो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड हमें पता है, इस केस में हम लिखते हैं 2 पाई m डिवाइड बाय qb, ये आपकी वैल्यू होती है। डेटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने रख दिया इसको डेटा को, और आप डेटा को जब सॉल्व करेंगे, इसको ठंड रख के आराम से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। सो ये 40 सेंटीमीटर या 40 वुड बी माई राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगला सवाल कहता है बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h1, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू हाइट h2। तो आपने एक h1 हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया और नीचे ड्रॉप होने के बाद h2 हाइट पे वो आपकी रिबाउंड की है। इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4, आपकी वेलोसिटी जो है बॉडी की जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, तो आपकी गेंद ऐसे आई, यहाँ पे u स्पीड से नीचे गिरी थी, और उसके बाद यहाँ पे आपकी लेट्स से h1 हाइट से यहाँ आई थी और आपकी h2 हाइट तक ऊपर गई है। और यहाँ पे आपकी जो v वैल्यू थी ये पहले u था, फाइनल v था, इनका जो रेशियो है वो अपने को दिया हुआ है कि भाई u बाय v इज इक्वल टू 4/1 है, ठीक है। तो यानी कि स्पीड आपकी आफ्टर हिटिंग द फ्लोर 1/4 हो गई। तो अगर तो यहाँ पे मैं इस सवाल को अगर यहीं रोक के कुछ और सिखाना चाहूँ आपको, तो बात पता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड अपनी स्पीड जो हो जाती है वो आपकी EU हो जाती है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू EU से अगर आप बात करोगे, हालांकि सवाल में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो इसके वैल्यू जो है आपका जो है E की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, वेयर E इज आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपके फ्लोर और बॉल के बीच में E की वैल्यू 1/4 है। इस सवाल में नहीं चाहिए, बट एनीवे ये आपकी E की वैल्यू आ गई। इस सवाल में हमसे पूछा है द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज x/4। तो आपका जो परसेंटेज लॉस है काइनेटिक एनर्जी का बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, उसकी वैल्यू x/4 है, x की वैल्यू हमें बतानी है। नाउ सिंपल सवाल। अब इसको देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो लिखोगे, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपकी वैल्यू थी स्पीड थी आपकी u, और काइनेटिक एनर्जी थी आपकी हो जाएगी हाफ m(u²). आफ्टर हिटिंग द फ्लोर ये आपकी जो वैल्यू है ये माइनस आना चाहिए, यहाँ पे ये हो जाएगा ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये हो जाएगी आपकी हाफ mv² डिवाइडेड बाय हाफ mu²। इसको अगर वो करोगे डिवाइड करोगे, हाफ कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, u से डिवाइड करोगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1 माइनस v² बाय v बाय u का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अच्छा v बाय u की वैल्यू हमें यहाँ पे u बाय v दिया हुआ था सवाल में, हमें चाहिए v बाय u, तो यह 1/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे 1 में से माइनस करोगे 15/16 आ जाएगी। तो परसेंटेज लॉस जो है उसको करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/16 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करेंगे तो आपकी 375, दैट वुड बी माई फाइनल आंसर। 375 इंटीजर वुड बी माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Now let's move on to the next question. Question कहता है a ring and a solid sphere rotating about an axis passing through center have same radius of gyration. आपका दोनों का radius of gyration जो है वो same दे रखा है। The axis of rotation is perpendicular to the plane of the ring. सवाल है radius of the ring to the sphere is 2/x का आपका अंडर रूट है, और हमें x की इंटीजर वैल्यू बतानी क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अपने को यहाँ दिया हुआ है कि दो आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक रिंग है और एक आपका सॉलिड स्फीयर है, दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन बराबर है। नाउ अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेंगे तो अपने को दिया हुआ है k1 इज इक्वल टू k2, ये आपका रिंग के लिए है और ये आपका सॉलिड स्फीयर के लिए। नाउ रिंग के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन जो है उसकी वैल्यू आती है r, और सॉलिड स्फीयर के लिए जो रिंग की वैल्यू आती है इसको r1 लिख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर है उसके लिए आपकी वैल्यू आती है रेडियस ऑफ जायरेशन के अंडर रूट 2/5 सॉरी ऑलराइट, ये आएगी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2/5 r2। अब हमें आप बताना है r1 बाय r2 का रेशियो क्या होगा। r2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो r1 बाय r2 जो है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2/5, तो विच मीन्स 5 जो है ये अपनी x की वैल्यू हो जाएगी। सो 5 वुड बी माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट मीन्स 5 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है एज शोन इन द फिगर, जो आपने को फिगर दे रखा है, द वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट, ये आपका वोल्ट मीटर है, उसकी रीडिंग आपकी आ रही है 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस की अपने को वैल्यू बतानी क्या होगा। नाउ ये अपने को दे रखा है 3 वोल्ट है और ये अपने को दे रखा है 2 ओम है, ये आपका 5 ओम ऐसे लगा हुआ है और इसके अक्रॉस जब आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आई आपकी 2 वोल्ट। तो इसका मतलब सिंपली हम मान सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट इसके अक्रॉस रीडिंग होएगी, इसके अक्रॉस जो है वो 2 होएगी। अब नीचे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा वो भी सर्किट बना के देखना पड़ेगा। वही 2 वोल्ट इसके अक्रॉस यहाँ पे भी होगी और लेटेस्ट से इसका रेजिस्टेंस आपका आर है, इस आर की वैल्यू हमें बतानी है। तो सवाल आपका ये है, ठीक है। नाउ इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। तो अगर तो आपका कितना कंफर्ट लेवल है सर्किट सॉल्व करने से ये करने पे, तो ये सवाल आपका आधे मिनट में भी हो सकता है। और अगर थोड़ा सा सर्किट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, केसीएल केवल लगाते हैं, बुराई नहीं है, आराम से इनफ टाइम मिलेगा सवाल को करने को एग्जाम में, उसका तरीका भी है। तो दोनों उससे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ बात करें, सो दिस इज माय मेथड 1। मेथड 1 क्या, आपको सर्किट की बहुत फटाफट नहीं सॉल्व कर पाते हैं। देयर आर टाइम स्टूडेंट जो फटाफट सॉल्व करते हैं, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है, कि सर्किट फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। बट देयर आर टाइम जब लगता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सब मेरे से जल्दी नहीं होता, मुझे तो तरीका बताओ जिससे मैं आराम से करके वैल्यू निकाल सकूँ। इफ यू आर वन ऑफ दोस्त, तो ये सोल्यूशन आपके लिए सुनना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, 1-1.5 मिनट में सवाल हो जाएगा। ये सुनना, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि ये जो सर्किट है, इसमें मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इसका आर इक्वलेंट अगर आप निकालोगे, हम ये मान लेते हैं कि जो आपका V है, इसका जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका R है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसकी R इक्विवेलेंट अगर आप निकालने लगोगे तो ये 5 और R का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आपका 5 इंटू R डिवाइड बाई 5 प्लस R, और उसके बाद सीरीज में आपका 2 है तो R इक्विवेलेंट की आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करंट देखोगे तो करंट जो है, बैटरी लगी आपकी 3 वोल्ट की, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई उसके बेस पे ये आपका करंट आ जाएगा कि 3 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ये आपका करंट आ गया। नाउ लेट अस अज्यूम यहाँ पे कि आपका इन 2 ब्रांचेस में करंट जा रहा है। इस वाले ब्रांच में मेरा करंट गया I1, इस वाले ब्रांच में मेरा करंट गया I2। I1 की जो वैल्यू आएगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका है 2/5, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है आपका 2, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आएगी आपकी 2/5। दूसरे वाली ब्रांच में करंट है आपका I2, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 2/R। और यहाँ पे क्योंकि फिर प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्योंकि अगर हम जंक्शन लॉ लगा देंगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे I1 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आपका जंक्शन लॉ हो जाएगा। और इसमें अगर आप यहाँ वैल्यू रख देंगे कि मेरा जो आया था, I की वैल्यू आई थी और ये I1 I2 आया था, वो करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होके R की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, तो आराम से आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, बेटर वे एज इन दैट्स अ फास्टर वे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। सो ऐसे सॉल्व करके भी आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करोगे आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड सिनेरियो आपका ये है, सेकंड केस, मैं एक बार डायग्राम फिर बना लेता हूँ यहाँ पे, 2 5 V 3 वोल्ट, हाँ डायग्राम बनाऊंगा सेकंड सिनेरियो आपको समझाने के लिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्ट मीटर है और ये आपकी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। नोटिस करना बैटरी के टर्मिनल आपके ऐसे है, ये 3 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, यहाँ पे करंट हम कह रहे हैं I है, यहाँ पे आपका I1 है, यहाँ पे आपका करंट I2 है और ये आपका V वोल्ट यहाँ लगा हुआ है। नाउ नोटिस करना है बैटरी आपकी जैसे लगी है 3 ओम है, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, तो इसको पोटेंशियल अगर लिखोगे तो ये आपका 0 आ गया। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका पोटेंशियल यहाँ पे 0 आ गया, ये आपका 3 आ गया। ये आपको फटाफट अगर आपको सर्किट सॉल्व करने की प्रैक्टिस है उसके लिए आपका तरीका है ये, ठीक है। तो 0 आ गया, ये आपका 3 आ गया, बैटरी का अक्रॉस पोटेंशियल आपका 0.3 मेंटेन रहेगा। वोल्टेज वोल्ट मीटर जो यहाँ पे वोल्टेज के अक्रॉस नाप रहा है वो आपका 2 वोल्ट है, तो ये 0 और 2 हुआ, ये आपका 0 और 2 हुआ। नाउ इस सर्किट को अगर गौर करोगे, इस वाले सर्किट पे ये पोटेंशियल ड्रॉप आपका 2 है, ये वाला आपका 2 है और ये आपका ये कहानी हो गई। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, इसका मतलब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका आएगा 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये अगर आपका 3 है तो ये वाला भी आपका पोटेंशियल 3 हो जाएगा, इसका मतलब है ये 3 है, डिफरेंस आपका 2 होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये जो है आपका इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये सब के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो 3 और 1 और 3 और 1 हो गया। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट है, ठीक है। ये आपको इनिशियली एक बार सर्किट को ऐसे एनालाइज करना होता है, हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं, प्रैक्टिस से अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखोगे, इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गिवन पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम
2 है, टू फाइंड अपने को आर की वैल्यू बतानी है। हम कह रहे हैं लेट आपका करंट 5 ओम जो है उसमें ये 5 ओम है आपका, उसमें करंट आपका I1 है और आपके R में करंट आपका I2 है। I1 जो आएगा इसमें करंट, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 है, तो इस ब्रांच में क्योंकि 2 का करंट है तो इसका 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट आपका 2/5 हो जाएगा, इसमें करंट आपका 2/R होगा। ठीक है, तो I1 जो है 2/5 हो गया, यहाँ पे आपका करंट यहाँ पे 2/5 आ गया ना। V अक्रॉस 2 ओम जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट होगा। ऑलरेडी हमने सर्किट डायग्राम में कर लिया ये। तो करंट I जो आएगा उसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, रेजिस्टेंस आपका 2 है, तो V = IR से I की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ पे जब जंक्शन लॉ लगा देंगे कि I = I1 + I2, उसके बेसिस पे आप 1/2 = 2/5 + 2/R लिखेंगे। इस टर्म को उधर ले जाएं तो 2/R will be equal to 1/10 आ जाएगा, यानी कि R की वैल्यू 20 ओम आ जाएगी। ये दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये पिछले वाले तरीके से थोड़ा सा बेटर और फास्टर है, लेकिन इसमें आपको सर्किट की थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो फटाफट आपको रिजल्ट देता है, नहीं भी है तो पिछले वाले तरीके से भी राइट आंसर तो आएगा ही। ठीक है, तो दैट विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's move on to the next question. अपना अगला सवाल कहता है कि metal block of mass m is suspended from a rigid support through a metal wire of diameter. नोटिस करना यहाँ पे जो ये डायमीटर दे रखा है आपको 14 mm। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई, कह रहे से आपने गलती से इसको ना डायमीटर को ध्यान नहीं दिया और 14 mm पे कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, इंटीजर टाइप सवाल है, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, तो कई बार गड़बड़ ये कर जाते हैं लोग। डायमीटर अपने को 14 mm दे रखा है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन वायर अंडर इक्विलिब्रियम आपको दे रखी है, इतनी आपकी इक्विलिब्रियम है, हमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेस है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ मास m क्या होगी। नाउ अब इसको ऐसे देखना, सिनेरियो आपका ये है कि एक वायर ली है आपने और उस वायर के ऊपर आपका यहाँ पे आपने मास m यहाँ पे लटका दिया है ना। इस मास m लगने की वजह से नीचे खींचेगा, आपका खींचेगा तो रस्सी में कुछ एक्सटेंशन आएगा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज की वजह से, और आपका इक्विलिब्रियम आ गया है। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेस आएगी, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, टेंसाइल का मतलब होता है कि आप उसे खींच रहे हैं। ठीक है, उस स्ट्रेस की वैल्यू है उसको आप लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ पे फोर्स है उसको आप लिख दोगे mg डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू बतानी है, आपको स्ट्रेस दे रखा है, बाकी सारे डेटा दे रखा है, तो m जो है उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू आपके टेंसाइल स्ट्रेस, या आपका जो स्ट्रेस है वो मल्टीप्लाइड बाय आपका एरिया डिवाइडेड बाय g, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, डेटा दे रखा है, उसको बस यूज करना है। ऑलराइट, ना इसको देखोगे, स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया, ये हो गया, तो m की वैल्यू आपकी SA/g आ जाएगी। s की वैल्यू अपने को दे रखी है, एरिया यहाँ की जो वायर है उसको आप लिखेंगे πr²। एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, अपने को यहाँ पे r नहीं डायमीटर d दिया था, तो उसको आधा करना ना भूलें। ठीक है, तो आपका ये डायमीटर था, उसको मैंने आधा किया है, 14 mm को हमने आधा करके यहाँ पे रेडियस लिखा है, तो ये आपका ये आ गया। डेटा भी अपने को यहाँ पे ऐसे दे रखा है, बड़ा ही सिंपल सा डेटा है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सजेस्ट किया था कि भाई g की वैल्यू ये है और पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, हिंट वहीं दे दिया था। तो पाई की वैल्यू जो आप 22/7 लिखेंगे तो एक 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। जी की वैल्यू जो आप 9 पॉइंट यूज कर रहे हैं और 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आता है और आपका 9.8 से कैंसिल होगा, तो ये 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11 kg मेरा फाइनल आंसर बचेगा। ठीक है, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप विद दैट वी कंक्लूड। इसके बाद आपका ये सेक्शन फिनिश होता है। एंड ये जो पेपर है, कहूँगा मैं इसको कहूँगा कि जो नॉर्मली पेपर फेस का मेंस में थोड़ा सा आसान आ रहा है। 2-4 सवाल ऐसे होंगे, 1-2 सवाल है जिसको मैं डिफ़िकल्ट कहूँगा, बाकी 5-6 सवाल इनको मीडियम कहेंगे, अदरवाइज पेपर आपका रिलेटिवली काफ़ी आसान था। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।